हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इमेजिन करिए कि अगर आपका हाथ काट दिया जाए तो क्या होगा, या चलो आपका पाँव काट दिया जाए तो क्या होगा, कैसा फील करेंगे आप? इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो कर लिया। सेकंड, अगर मैं कहूँ आपकी किडनी एकदम से कह दे कि फेल हो गई, मैं काम नहीं कर रही तुम्हारे लिए, जाओ, मेरे को काम ही नहीं करना, फेल। डॉक्टर कहेगा भाई ये तो होना ही था, ये तो हमें पहले से ही पता था ऐसा होगा। या कभी आपका हार्ट एकदम से बैठ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, स्ट्रोक आ जाए और आप कुछ भी ना कर पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखें फोड़ दे कोई, अंधे हो जाए, आपकी रेटिना खराब हो जाए। हो सकता है ऐसा, सोचना बड़ा खतरनाक लग रहा है ना। या मान लीजिए आपकी नस नाड़ियाँ काम ना करें, आपके पाँव में आपको पता ही ना चले, बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ने लग जाए हाथ पाँव, बार बार भूख लग रही हो, वजन भी कम होने लग जाए। इस तरह के मैनिफेस्टेशंस अगर आपकी बॉडी में होने लग जाए तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? इमेजिन करने से भी डर गए हम इमेजिन करने में भी डरते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक सीरियस बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। इसके बारे में टोटल डिटेल्स, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरे संसार में फैली हुई है। 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे संसार में, खासकर उन कंट्रीज़ में जिनकी इनकम कम है, लो इनकम या मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ में 40 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। 16 लाख लोग हर साल डायबिटीज़ की वजह से मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। वर्ल्ड की छोड़ो, इंडिया के बारे में आओ, थोड़ा सा सोचो, बड़े डरावने फैक्ट्स हैं। 5 करोड़ लोग आज के टाइम में डायबिटीज़ के शिकार हैं इंडिया में, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये आंकड़ा 7 करोड़ हो जाएगा। सोच के देखिए आप, 40,000 लोगों के हर साल हाथ या पांव काट देने पड़ते हैं डायबिटीज़ की वजह से। जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, जितने किडनी फेलियर्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लिंक जाके डायबिटीज़ से मिल रहा है। अभी एक रिसेंट स्टडी आई थी जिसमें इतनी डरावनी है वो बात कि आज की टाइम में जो 20 साल के लोग हैं, 20 के आसपास, आने वाले समय में उनमें से 56% मैन और 65% वीमेन को चांसेस है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। तो बड़ी स्केरी सी पिक्चर है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और इस चीज़ में हम कर क्या सकते हैं। अभी पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल टारगेट लिया है कि 2025 तक डायबिटीज़ को और ओबेसिटी को कंट्रोल करना है। तो हम भी कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम जान लेंगे, पहचान लेंगे कि है क्या, हमारी बॉडी में ये होती क्यों है और हम क्या कर सकते हैं, तो शायद हम बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। डायबिटीज़ दोस्तों है क्या? डायबिटीज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर, आपके खून में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। शुगर जो है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, इसको हम एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ये डायबिटीज़ होती है। अब ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ता कहाँ से है, आता कहाँ से है, आपको इसके लिए थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए, हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे मेनली 7 पार्ट्स होते हैं खाने में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, रफेज होता है। अब इनमें सभी का अपना अलग अलग काम है। हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी देने वाले फूड में कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी हमें प्रोटीन और फैट से भी मिलती है। फैट एक रिजर्व है, एनर्जी का स्टोरेज है वो, लेकिन जो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, सेलेवरी एमाइलेज, जो खाने को पचाना शुरू कर देता है। खाना स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के पच जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बनने वाली चीज़ है। ग्लूकोज जब हमारी सेल्स में जाएगा, अरबों खरबों सेल्स हमारे शरीर में, जब वो हमारे सेल्स में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा और हमें एनर्जी देगा। अब आपको समझना ये है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज।
पेनक्रियाज लीवर और स्टमक के बीच में सिचुएटेड होता है, छोटा सा ऑर्गन है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स बनाती है एक हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या काम है? वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन उसका मेन काम क्या है कि वो ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। जैसे ही हम खाना खाएंगे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा पेनक्रियाज भी एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को हटाता है, दो तरीके से हटाता है कि एक तो वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाता है। सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज की एंट्री है तो उसके लिए इंसुलिन रोल प्ले करता है। जब ये ग्लूकोज सेल्स में चला गया, वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, हमें एनर्जी मिल गई। अगर कुछ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रह गया, तो उसको ये स्टोर कर देता है, उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसका एक फैट बना देता है। ग्लाइकोजन एक फैट है। अब ये फैट हमारे लीवर में, हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन का मेन काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। अगर इंसान हेल्दी है तो उसका इंसुलिन नॉर्मल रहेगा, उसको मीठा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि डायबिटीज़ मीठा खाने से होती है, नहीं। अगर हेल्दी इंसान है वो मीठा खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इंसुलिन लेवल अगर सही है तो। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है जब हमारी बॉडी में या तो ये इंसुलिन बने ना, बहुत कम बन रहा हो, या बन भी रहा हो तो शरीर में यूज़ ना हो, वहाँ दिक्कत है। डायबिटीज़ की जड़ वहाँ पर है कि हमारा इंसुलिन जो है वो उसमें गड़बड़ है। देखिए, डायबिटीज़ 4 तरह की होती है दोस्तों। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटिक्स एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 जो यंग एज में होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पेनक्रियाज है उसमें या तो जेनेटिक वजह से, या कोई बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून जिसका हमें पता ही नहीं है, उसकी वजह से हमारी बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाती हैं या बहुत कम बनाती हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखने के लिए। दूसरा है डायबिटीज़ 2। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, हम बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन बनाती हैं, हो सकता है कभी कम भी बनाए, लेकिन बनता है। और जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है काम करने में, हमारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। देखो ये टर्म आप समझ लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन का मेन काम है ब्लड शुगर लेवल को सेल्स में पहुंचाना। जब एक्स्ट्रा होगा ब्लड शुगर लेवल तो वो फैट बना देगा। अब मान लीजिए हम खूब ज़्यादा खाना खा रहे हैं, खूब ज़्यादा हमने ओबीज है, मोटापा है हमारे को, और हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? सेल्स में जितना ज़रूरी था वो तो चला गया एनर्जी के लिए, जितना फालतू बचा वो इंसुलिन ने फैट में कन्वर्ट कर दिया। यही काम अगर लगातार होता रहे, लगातार हम अपनी सेहत का ध्यान ना रख रहे हो, ईटिंग ठीक से ना कर रहे हो, एक्टिव ना हो, तो इंसुलिन फिर फैट बनाने लगता है ज़्यादा और अपना मेन फंक्शन से हट जाता है। उसका जो मेन फंक्शन था कि ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाना, वो नहीं करता। फिर वो हमारी बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, फिर जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कम इंसुलिन में उनका काम नहीं चलता, अब उन्हें चाहिए ज़्यादा, तब जाके इफेक्ट आएगा, नहीं तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। और जो प्री डायबिटिक्स है उनमें भी ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, यानी वो रिस्की है, वो डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, एक जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, वो तो गायनेकोलॉजिस्ट ही प्रॉपरली पूरा उसको डायग्नोज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और अलग इशू है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि जो 90% केस होते हैं ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो डायबिटिक 2 है, और डायबिटिक 2 को मैनेज किया जा सकता है, आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर ले तो। डायबिटिक 1 में तो इंसुलिन देना पड़ेगा, आपके जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है वो आपको एडवाइस करेंगे कैसे इंसुलिन देना है। डायबिटिक 2 हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। अगर हमारे में मोटापा है, ओबेसिटी है, तो डायरेक्ट लिंक है उसका, क्योंकि ओबेसिटी होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो डायबिटीज़ बढ़ेगी। अब अगर आपको पता लगाना है कि आपको डायबिटीज़ है, जैसे इसका जेनेटिक भी होता है कि फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आप रिस्क फैक्टर में रहते हो, तो नॉर्मली टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नापा जाता है।
अब एक होता है फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग। आपको 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, फिर आपका ब्लड लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कितना ग्लूकोज है। वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए अगर फास्टिंग है तो। फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसको बोलते हैं पीपी, दिस इज पीपी, पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद वो आपका ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरीका ये भी होता है कि हम रैंडम ब्लड शुगर ले लेते हैं। आप देखते हो कि जब डॉक्टर एडवाइस करता है या तो फास्टिंग लिखेगा या पीपी या लिख देगा ब्लड शुगर रैंडम में आप किसी टाइम भी करा लीजिए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक और टेस्ट है रिसेंटली जिसको बोलते हैं सीरम ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ये ना पूरा आपको 3 महीने का रिकॉर्ड बता देगा कि पिछले 3 महीने में क्या आपने अपनी शुगर को कंट्रोल किया था, मैनेज किया था या नहीं। इसमें आपकी जो रीडिंग है वो 6 से कम रहनी चाहिए। अगर 6 से ऊपर जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है, 6 से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल किया है। अब आप ये देखिए कि जो डायबिटीज़ है, हमें पता चल गया कि टाइप कितने हैं, कैसे हम उसे नापेंगे, और हमें ये भी पता चल गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। अब आप ये समझिए कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार करना क्यों ज़रूरी है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। डायबिटीज़ हार्ट अटैक कर सकती है, स्ट्रोक, छोटी छोटी वेसल्स को डैमेज कर देगी, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेफ्रोलॉजी देखिए, हार्ट डिजीज़, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, हियरिंग लॉस, फुट डैमेज, स्किन कंडीशंस का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस, लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक नहीं, डायबिटीज़ के बहुत सारे, अपने साथ यूँ समझ लीजिए आप बाहर से तो जैसे अंदर से दीमक लग जाता है ना लकड़ी में, ऐसे डायबिटीज़ होने के बाद हमारे अंदर से शरीर में दीमक लग जाता है। धीरे धीरे कोई भी ऑर्गन हमारा कभी भी हमें धोखा दे सकता है अगर हम इसको लापरवाही से लेते हैं। न्यूरोपैथी में हमारी नर्व्स काम नहीं करेंगी, हाथ पाँव में सेंसेशंस नहीं होगी। रेटिनोपैथी, रेटिना खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, अंधे भी हो सकते हैं, और हार्ट अटैक तो है ही। इसके बाद नेफ्रोपैथी, किडनी फेल हो जाएगी। आप नॉर्मल चल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपने अपने डायबिटीज़ को लाइटली लिया है, मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की है, कभी भी किडनी फेल हो जाएगी। स्किन में बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, फंगल इन्फेक्शन होंगे, और आप हैरान होंगे जान के कि 40,000 लोगों के हाथ या पांव काट दिए जाते हैं हर साल इंडिया में, इस वजह से कि वो डायबिटिक थे, उनका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए एम्प्यूटेशन करना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, हियरिंग लॉस हो जाएगा, मेल्स में सेक्स ड्राइव नहीं रहेगा, तो बार बार आपको दिक्कत आएंगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए इसको लाइटली मत लो, पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे, सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के। देखिए, पॉलीहाइड्रिया, पॉलीपेप्सिया, आपको बार बार पेशाब आएगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, एक्सट्रीम फैटिग रहेगा, थकान रहेगी, कोई चोट लग गई तो जल्दी से ठीक नहीं होगी, ये इसके सिम्टम्स में है। इंक्रीज हंगर, बार बार भूख लगेगी, वेट लॉस भी, अचानक से वेट लॉस हो जाएगा। देखो, डायबिटीज़ में वेट लॉस होता है और कभी कभी डायबिटिक 2 में वेट बढ़ता भी है। अब वेट लॉस क्यों होता है डायबिटीज़ में, कि जब आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो आपकी किडनीज उसको ग्लूकोज को बाहर निकालेंगी, पानी के साथ बाहर निकलेगा, बार बार आप यूरिनेट करेंगे, बार बार आपको प्यास भी लगेगी, तो ये इसका सिम्टम है, एक लक्षण है। अब ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके आपकी बॉडी में इंसुलिन अगर नहीं है, जैसे डायबिटिक 1 में इंसुलिन कम है, तो फैट को या प्रोटीन को बॉडी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, थिन हो जाओगे, अचानक से वेट गिरेगा। और डायबिटिक 2 में अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगी, तो अब मोटापा बढ़ भी सकता है। कुछ भी ऐसे सिम्टम, कई बार देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क ये है, कई बार पता ही नहीं चलता, हमें सिम्टम का पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके होते हैं। तो जो लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, कोई डायबिटिक हिस्ट्री है, तो उन्हें तो रेगुलर चेकअप करना चाहिए। दूसरा, ये जो 3 महीने में टेस्ट होता है, ये करा लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारी डायबिटिक प्रॉपरली मैनेज है या नहीं। फिर
डायबिटीज़ को, डायबिटिक 2 को, इनको मैनेज करना बहुत आसान है। डाइट एंड एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है दोस्तों सैडनेस की एंट्री। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो तो आपकी लाइफ में सैडनेस की एंट्री पक्की होगी, कोई ना कोई बीमारी आपको घेरेगी। तो आप एक्टिव रहिए। हम लोग ना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, शरीर कम चलाते हैं। दिमाग का चलाना थोड़ा कम करिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो लीवर से जो ग्लाइकोजन है वापस ब्लड में आ जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ब्लड ग्लूकोज फिर से बढ़ जाता है। तो आपको मैनेज करना है इसमें कि आपको ये नहीं करना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत चीज़ों में रिलैक्स रहना है। अपनी डाइट में, अब देखिए डाइट में डायबिटीज़ को बोलते हैं डिजीज़ ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं। एग्जाम्पल, जो चीज़ हमें मीठी लगती है, जैसे चीनी है, चीनी हम खाएंगे ना 10 मिनट में ही वो ग्लूकोज बढ़ा देगी बॉडी का। और अगर हम रोटी खाते हैं बाजरे की, गेहूं की रोटी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वाला लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। और देखिए बहुत सारी जैसे फल हैं, जो मीठे फल हैं, चीकू है, अंगूर है, अवॉइड करिए। पपीता बिल्कुल पका हुआ है तो मत लीजिए। जो सिंपल थोड़े से ज़्यादा मीठे फल नहीं है वो लीजिए। वेजिटेबल्स लीजिए, वेजिटेबल्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे हमेशा। और एक्सरसाइज, वॉकिंग करिए, आपको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जैसे आपकी स्टेमिना हो। देखो इसमें ना जो ब्लड का शुगर लेवल है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही खतरनाक है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो भी रिस्की है, ज़्यादा कम होगा तो भी रिस्की है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, अगर इंसुलिन ले रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो भी उन्हें चक्कर आएंगे, तो उसको थोड़ा मीठा अपने साथ रखना चाहिए जब आप घूमते फिरते हैं। अगर ऐसा लगे तो थोड़ा मीठा खा लिया, गुड़ खा लिया। अब ये ना मैनेज करने की चीज़ है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है दोस्तों कि हर रोज़ इंजेक्शन लगाना है, खाना खाने से पहले इंजेक्शन लगाना है। कुछ ओरल टैबलेट्स भी होती हैं जो या तो आपके कार्बोहाइड्रेट को देर से रिलीज करती हैं या आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करती हैं, जिससे बीटा सेल एक्टिव हो जाए और इंसुलिन ज़्यादा बन जाए। देखिए इसमें योगा में 2 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और एक आसन मंडूक आसन, ये आप डेली करिए। और अब तो इतनी फैसिलिटी है, कितने यूट्यूब पर भी, टीवी में भी, सोशल मीडिया में भी, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ देख लेंगे कि योगा की कितनी सारी ट्रेनिंग मिल रही है हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। ये इफ़ेक्टिव है। एलोपैथिक डॉक्टर भी इस बात को बोलते हैं कि योगा करने से बेनिफिट होता है। ये देखिए जैसे डायबिटीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ अपने साथ लाती है, ऐसे ही ये कपालभाति, ये प्राणायाम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ठीक करते हैं। आपके सिस्टम्स अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगे। जब आप अपने सिस्टम को सही कर दोगे तो ये कोई बीमारी नहीं है। एलोपैथी तो कहती है कि डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन योगा और बहुत सारे आजकल ऐसी संस्थाएं हैं जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के लिए क्लेम करती हैं, जो ये कहती हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल से, नेचुरल लाइफस्टाइल से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से इंसुलिन छूट गई लोगों की, इंसुलिन बंद हो जाती है। घबराने की बात नहीं है, आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, आपको नेचुरल होना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रिवर्सल कर पाए वो हज़ारों में है, 5,000, 2,000, 7,000, लेकिन जो बीमार हैं वो करोड़ों में है। तो देयर इज़ ए ह्यूज गैप, और ये गैप कोई गवर्नमेंट नहीं भर सकती, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं भर सकता, ये आप भर सकते हो। आपको ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। आप ये मत सोचो दवा खा लेंगे काम तो चल रहा है। अगर आप ये सोच रखते हो, नेग्लिजेंट हो, तो आप इररिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। आप इररिस्पॉन्सिबल हो, नहीं होना चाहिए। कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको सारी बातें समझाए। आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने आप को सही रखिए, और ये चीज़ मैनेज हो सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, गुड लक। आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने डाइट को कंट्रोल करिए। ओबेसिटी तो रहनी ही नहीं चाहिए, ओबेसिटी बिल्कुल ख़त्म करिए। हाँ हेलो फ्रेंड, जितना मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, एक बारी आप ब्रीफ रिवीजन कर लीजिए उसका। देखिए जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर ये पैनक्रियाज होता है जिससे इंसुलिन बनता है। मैंने बताया कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, इंसुलिन बनता है।
ग्लूकोज को या तो सेल्स में एंट्री कराएगा या ग्लाइकोजन में बदल देगा। दूसरी बात, अगर ज़्यादा हमारे ब्लड में शुगर है तो डायबिटीज़ है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ये सारे टेस्ट के बारे में कि कितना कितना होना चाहिए। अगर फास्टिंग है तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। अगर पीपी है खाना खाने के 2 घंटे बाद तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। अगर रैंडम है तो भी 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। एक ये जो हीमोग्लोबिन A1C ये 6 से कम होना चाहिए, इसकी रीडिंग 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने कॉम्प्लिकेशंस भी आपसे डिस्कस किए हैं कि हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, नेप्रोपैथी, मतलब आपकी नसें काम नहीं करेंगे, किडनी काम नहीं करेगी, आंखें ख़राब हो सकती हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, पाँव डैमेज हो जाएंगे, एम्प्यूट करना पड़ेगा, स्किन में बार बार इन्फेक्शंस होंगे, लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है इससे। फूड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में इसमें वीडियो में कहीं बताया कि ये 7 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ डिस्कस किया है, टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटिक्स, जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 में इंसुलिन चाहिए ही होता है क्योंकि इंसुलिन है नहीं बॉडी में। जो प्री डायबिटिक्स हैं वो भी टाइप 2 की तरफ जा सकते हैं। और ये दोनों टाइप 2 एंड प्री डायबिटिक्स ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये मैनेज हो सकती हैं। जीन्स का भी रोल होता है, लेकिन जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो जेनेटिक दिक्कत भी कम आती है। सिम्टम्स में बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने जाना, वेट लॉस हो जाना, एक्सट्रीम फैटिक, हमेशा थके रहना, ब्लरी विजन, धुंधला दिखना, सो दैट, और ऐसी कोई चोट लग जाना या कोई जख्म हो जाना जो भर ही नहीं रहा। तो ये जनरल चीज़ें हैं। अब आप इसको समझ लो और अपने आप को तैयार कर लो कि हम चाहें तो इस पर जीत सकते हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बी हेल्दी।